हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ रहे थे पृष्ठ रसायन, उसका जो है आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 4। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो है जाना था कि कोलाइड होते क्या हैं और कोलाइडी निकाय के बारे में बताया था, और इसके अलावा हमने परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की बात की थी। तो फिर वहीं से शुरू करते हैं, उसी के आगे से शुरू करते हैं। थोड़ा एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जिस चीज़ का उपयोग आज होगा हम जो पढ़ाएंगे उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम शब्द का खासा उपयोग होने वाला है। तो हमने बताया था कि जैसे कोई विलयन होता है तो विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। उसी प्रकार से कोई कोलाइडी विलयन है तो उसमें जो दो घटक होते हैं उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम घटक पाए जाते हैं। यानी विलेय को हम जो है परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक को जो है हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम मिलाकर जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम लोग कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय कहते हैं। ठीक है, तो आज चौथे पार्ट में इस वीडियो के पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में हम जो है कोलाइडी निकाय का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। कोलाइडी निकाय का वर्गीकरण, कोलाइडी निकाय का वर्गीकरण करने वाले हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कोलाइडी निकायों को किस प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है, इसकी बात करने वाले हैं। तो जो कोलाइडी निकाय हैं उनका वर्गीकरण जो है उनमें उपस्थित दो घटकों परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर किया जाता है। तो वर्गीकरण का हमारा पहला आधार होगा वर्गीकरण का परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर यानी कोलाइडी निकाय का जो हम लोग वर्गीकरण करेंगे, आज हम लोग पहले वर्गीकरण के सबसे पहले परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था आप लोग जानते ही हैं, किसी भी पदार्थ की तीन ही भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है कि द्रव है, या परिक्षेपण माध्यम ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उसके आधार पर जो है हम लोग वर्गीकरण करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आधार क्या होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करने वाले हैं। अगर इसको पढ़ना है तो इसके लिए जो है हम लोग कुछ कॉलम बनाएंगे। कॉलम क्या होगा हमारा, इस प्रकार से, चाहे तो हम लोग 4 कॉलम बना सकते हैं। 4 कॉलम बनाएंगे। जो पहला कॉलम हमारा होगा वो होगा परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था। दूसरे में रहेगा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था। तीसरे कॉलम में हमारा रहेगा, अब जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाएंगे तो एक कोलाइडी निकाय बनेगा। तो कोलाइडी निकाय का नाम या प्रकार का नाम, कोलाइडी निकाय का प्रकार या नाम, यानी किस प्रकार का कोलाइडी निकाय बना हमारा, या उसका नाम क्या होगा उस कोलाइडी निकाय का। ठीक है, उसके बाद इधर हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, कुछ उदाहरण ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप जानते हैं 3 ही भौतिक अवस्था होती हैं, एक होता है ठोस। ठीक है, तो पहले ठोस वाला हम लोग लेते हैं। ठोस में क्या होगा, अगर परिक्षिप्त अवस्था हम लोग ठोस रखते हैं और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस रखते हैं, पहला नंबर इसको हम लोग इसको भी ठोस रखेंगे, तो ठोस ठोस को अगर मिलाएंगे
तो हमारा जो बनेगा निकाय उसको हम लोग बोलेंगे ठोस साल। क्या बोलेंगे? ठोस साल। ठीक है, क्या बोलेंगे? ठोस साल। यानी जब किसी ठोस को ठोस के साथ मिलाया जाए तो वहाँ पर भी एक प्रकार से कोलाइडी निकाय का निर्माण होता है। ठीक है, और कोलाइडी का मतलब ही आप लोग दिमाग में रखिएगा कि ऐसे विलयन होंगे जिसमें जो कणों का आकार होगा वो हमने बताया था कि 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, उसी को हम लोग कोलाइडी विलयन बोलेंगे। ठीक है, या उसी निकाय को हम लोग कोलाइडी निकाय बोलेंगे। इसमें कणों की साइज कितनी हो? 1 नैनोमीटर से कम हो। तो हमने ले लिया कोई ठोस। ठोस में छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, यानी उनके जो आकार है बहुत ही छोटी है। उनको उनसे मिलाया हमने, यानी हमने परिक्षेप्रावस्था भी ठोस ले ली और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस ले लिया। तो इस प्रकार का जो निकाय बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठोस साल बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक है मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जैसे तांबा हुआ, जर्मन सिल्वर हुआ, या कांसे की मूर्तियाँ वगैरह हुई, ये सब मिश्र धातु है। ठीक है, या हम कभी अंगूठी वगैरह पहनते हैं तो वो भी मिश्र धातु की होती है, चांदी और सोना का मिक्सर रहता है, मिक्स रहता है वो, तो वो सब मिश्र धातु होते हैं। मिश्र धातु की परिभाषा क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाया, तो पहले वो ठोस रहेंगे, फिर उनको गलाकर मिलाया जाएगा। ठीक है, कि तभी मिलेंगे आपस में, तो गलित अवस्था में मिलाया जाता है, तो जो नया पदार्थ बनता है वही हमारा मिश्र धातु होता है। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों परिक्षेप्रावस्था भी और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है? दोनों ठोस ही हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। अब जैसे मान लीजिए मिश्र धातु हमने बनाया। मिश्र धातु का मतलब ही होता है 2 से अधिक प्रकार के धातु हों। अब जैसे अगर चांदी की मात्रा हमने कम रखी तो वो हमारा परिक्षेप्रावस्था हो गया, क्योंकि विलय के आधार पर हमने बताया था जो जैसे विलय होता है उसी प्रकार से परिक्षेप्रावस्था होती है, और जैसे विलायक होता है वैसे ही परिक्षेपण माध्यम होता है। तो अगर चांदी की मात्रा कम है तो चांदी हमारा क्या हो गया? परिक्षेप्रावस्था। और मान लीजिए तांबे की मात्रा ज़्यादा है, जो हम मिश्र धातु बना रहे हैं वो तांबे और चांदी से बना रहे हैं, तो उसकी मात्रा ज़्यादा है। अगर चांदी की मात्रा कम है और तांबे की मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब तांबा परिक्षेपण माध्यम हो गया और चांदी जो है परिक्षेप्रावस्था हो गई। तो वो सब मिश्र धातु हैं। तो मिश्र धातु जो है कैसे प्रकार के कोलाइडी निकाय होते हैं उनको हम लोग ठोस साल बोलते हैं। इसमें परिक्षेप्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ रंगीन कांच होती है। क्या होती है? रंगीन कांच। रंगीन कांच रंगीन कांच। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल स्वरूप जो है कांचे की गोली देखी होगी। कांच की गोली जो लड़के खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, छोटे रहते हैं, उस गोली को आप ध्यान से देखिए तो उस गोले का जो भाग होता है वो ठोस भाग होता है और अंदर कुछ फूल नुमा या जो है रंग बिरंगा पोर्शन रहता है। ठीक है, तो उसमें वो जो रंग बिरंगा पोर्शन है वो हो गया हमारा परिक्षेप्रावस्था, और जो कांच की गोली है वो होगा हमारा परिक्षेपण माध्यम। यानी जो ज़्यादा हो वो परिक्षेपण माध्यम, और जो कम हो यानी विलय और विलय के आधार पर। तो वो रंगीन कांच कैसा है? वो भी एक प्रकार से ठोस साल है। ठीक है, क्या है? ठोस साल है। अगला जो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको बदलते जाएंगे। दूसरा अगर हम ले लें परिक्षिप्त प्रावस्था हमारी ठोस हो लेकिन हमारा जो परिक्षेपण माध्यम है वो द्रव हो। जो परिक्षिप्त प्रावस्था हमारी है वो ठोस हो लेकिन परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या हो? द्रव हो। तो जो निकाय बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? निकाय को क्या बोलेंगे हम लोग? साल बोलेंगे, केवल साल। उस निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? साल बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यानी जहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो लेकिन परिक्षेपण माध्यम क्या हो? द्रव हो, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कीचड़। क्या हो जाएगा? कीचड़। ठीक है, कीचड़ हो जाएगा एग्जाम्पल। पेंट हो जाएगा, पेंट, या इसको हम डाई भी लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल पे ध्यान करिए। कीचड़ आपने देखा होगा, कीचड़ में पानी कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, यानी जो भी कीचड़ है पानी थोड़ा सा ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत मिट्टी के कणों की अपेक्षा, यानी मिट्टी का कण वहाँ पर कम है, अर्थात मिट्टी का कण क्या हो गया? ठोस हो गया। कैसा होता है मिट्टी का कण? ठोस होता है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई। और पानी थोड़ा सा क्या होता है? ज़्यादा होता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कीचड़ बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है एक प्रकार से
परिक्षिप्त अवस्था जो है वहाँ पर ठोस है, यानी जो मिट्टी के कण है वो परिक्षिप्त अवस्था का कार्य कर रहे हैं कीचड़ में, और जो जल है कीचड़ में वो परिक्षेपण माध्यम का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये कीचड़ जो है एक प्रकार से कैसा निकाय हो गया, वो साल हो गया, कोलाइडी निकाय का प्रकार साल होगा। इसमें परिक्षिप्त अवस्था क्या होगी, ठोस, और परिक्षेपण माध्यम द्रव। इसके अलावा पेंट आपने देखा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं पेंट में, जैसे जो नाई वगैरह होते हैं बाल में डाई करते हैं वो भी पेंट ही है। ठीक है, क्या है, पेंट है। आपने देखा होगा वो पेंट बनाते हैं, डाई बनाते हैं, उनको एक सूखा सा पाउडर मिलता है, फिर सूखे पाउडर को जो है पानी में घोलते हैं, फिर मिलाते हैं, वो डाई बनाते हैं, यानी रंग बनाते हैं, पेंट बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा था, पेंट थोड़ा सा कम था, वो सॉरी जो क्या नाम है पेंट का चूर्ण था वो कम था, पाउडर कम था। तो पाउडर जो है क्या हुआ, परिक्षिप्त अवस्था हुई, और जो पानी था वो क्या हुआ, प्रक्षेपण माध्यम। दोनों को मिला दिया आपस में, तो क्या बन गया, डाई बन गया, या जिसको रंजक बोलते हैं, या पेंट भी कह सकते हैं। ऐसे ही पेंट भी तैयार किया जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल हो गया। ये भी कीचड़ और पेंट जो है सॉल के ही उदाहरण हैं। अगला हम लोग जो है एग्जाम्पल लेते हैं, अगला जो है देखते हैं गैस वाला केस। कौन सा केस, गैस वाला केस। जब जो है परिक्षिप्त प्रावस्था हमारा ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस हो। ठीक है, तो उस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वाले को बोलेंगे हम लोग ठोस एरोसाल। ठोस एरोसाल, ठोस साल नहीं, ठोस एरोसाल। एयर मतलब होता है हवा, यहाँ पर हमारा परिक्षेपण माध्यम एयर है, हवा है, इसलिए इसको एरोसाल कहेंगे। ठोस एरोसाल मतलब ठोस उसमें मिलाया गया है। एग्जाम्पल में धूल और धुआं, धूल तथा धुआं। एग्जाम्पल में कंसंट्रेट करिए, धूल सभी ने देखा होगा। धूल होता क्या है भाई, धूल में बहुत सारी गैसें होती हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं, गैसें ज़्यादा होती हैं, मतलब गैसें परिक्षेपण माध्यम हो गई, और छोटे छोटे मिट्टी के कण भी होते हैं उसमें, वो हमारा परिक्षिप्त अवस्था हो गया। तो इस प्रकार से धूल बना। तो धूल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया ठोस एरोसाल का, यानी ये भी एक प्रकार से कोलाइडी निकाय है। ठीक है, एक बात आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कि धूल के कण बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे वाले कण की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही बारीक कण वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक धुआं का एग्जाम्पल जो है लीजिए आप लोग। धुआं देखते हैं आप लोग, जो हमारे घरों से निकलती है, चिमनियों से निकलती है, वो जो धुआं होती है उसमें भी बहुत सारे गैस होते हैं, उसमें छोटे छोटे जो है कण होते हैं, वो भी धुआं जो है वो भी एग्जाम्पल इसी का हो जाएगा। अब अगला जो है परिक्षिप्त अवस्था, अभी तक ठोस था, परिक्षेपण माध्यम बदल रहे थे हम। अगला जो है परिक्षिप्त अवस्था हम बदल लेंगे, क्योंकि तीन ही अवस्थाएं होती हैं, तीन से ही मिक्स बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं उसका हम। तो अगला परिक्षिप्त अवस्था हम लोग ले रहे हैं द्रव। अब द्रव को पहले हम लोग मिलाएंगे ठोस से ही। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस है। परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस है। तो इस प्रकार से कोलाइडी निकाय को हम लोग बोलेंगे जेल। क्या बोलेंगे, जेल। एग्जाम्पल में पनीर और जेली, पनीर और जेली, पनीर और जेली। याद आ गया हो गया पनीर का, आप लोग सभी बनवा कर खाइएगा आज, और हमें भी इनवाइट करिएगा। चलिए हम लोग जो है अगला जो निकाय का प्रकार पढ़ रहे हैं कोलाइडी निकाय का, उसमें परिक्षिप्त अवस्था द्रव ले रहे हैं, परिक्षेपण माध्यम कैसा ले रहे हैं, ठोस ले रहे हैं। तो इस प्रकार का जो निकाय बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेल बोलेंगे। जैसे पनीर, पनीर सभी ने देखा होगा। पनीर जो है उसमें ठोस भाग ज़्यादा होता है और उसमें कुछ छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो हम कह सकते हैं कि द्रव की बूंदें हैं, या जो है जल की बूंदें हैं, या जो है हमारा जो दही था उसकी बूंदें हैं। वो जो बूंदें रहती हैं वो हमारी द्रव होती हैं। तो द्रव की मात्रा कम होती है और ठोस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अर्थात जो ज़्यादा मात्रा वाला होगा वो परिक्षेपण माध्यम होगा, हमने बताया था अभी, और जो कम मात्रा वाला होगा वो परिक्षिप्त अवस्था होगा। इसी प्रकार से जेली, जेली आप लोग देखते हैं जो मार्केट में टॉफ़ियाँ वगैरह मिलती हैं, जो जेली वाली टॉफ़ियाँ होती हैं, दबाने पर दब जाती हैं, फिर वही अवस्था प्राप्त कर लेती हैं। तो उसको देखने पर लगता है कि ठोस है, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम उसमें ठोस भाग ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसको खाते हैं तो लगता है अंदर कुछ पानी वाला चीज़ें भरी हुई हैं, कुछ द्रव वाली चीज़ें भरी हुई हैं। तो यानी परिक्षिप्त अवस्था क्या हो गई, यहाँ पर द्रव हो गया। चलिए ठीक है, अगला परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव ही रखेंगे, लेकिन परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर द्रव, ठोस की जहाँ पे आप द्रव ले रहे हैं, दूसरा वाला एग्जाम्पल द्रव ले रहे हैं,
इसका एग्जाम्पल, इसको हम लोग बोलते हैं पायस। इस कोलाइडी निकाल को क्या बोलते हैं हम लोग? पायस, या इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। इमल्सन, पायस या इमल्सन, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है। पायस या इमल्सन बोलेंगे जब परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रोह और परिक्षेपण माध्यम भी द्रोह हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पायस। एग्जाम्पल में दूध, दूध। अगला है जल में तेल या तेल में जल, जल में तेल या तेल में जल। शैम्पू, शैम्पू आदि। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जल में तेल वाला, चाहे जल में तेल को मिलाइए, तेल में जल को मिलाइए, भाई बनेगा हमारा कोलाइडी निकाय। अब जल भी द्रोह है, तेल भी द्रोह है हमारा। इसी प्रकार से दूध है, तो दूध में आप लोग देखते हैं जल भी होता है, मतलब पानी भी होता है, और इसके अलावा जो है उसमें बहुत सारे एसिड्स, क्या नाम है, लैक्टिक अम्ल होते हैं, कुछ कैसीन नामक प्रोटीन वगैरह होते हैं, वो सब द्रव अवस्था में होते हैं। तो वहाँ पर परिक्षिप्त अवस्था भी द्रोह है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रोह है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कोलाइडी निकाय बनता है उसको हम लोग पायस बोलते हैं। तो शैम्पू भी उसी में आएगा, दूध भी आएगा, जल भी आएगा। ठीक है, अगला जो है हम लोग तीसरा ले रहे हैं, जब परिक्षिप्त अवस्था हमारी बहुत जो है द्रोह हो, और इसको हम लोग गैस मान ले रहे हैं। इसको क्या मान रहे हैं हम लोग? गैस। तो इसको हम लोग बोलेंगे द्रोह एरोसाल, क्योंकि यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम हमारा गैस है और परिक्षिप्त अवस्था द्रोह है। तो गैस जहाँ पर परिक्षेपण माध्यम होता है उसको एरोसाल कहा जाता है, लेकिन द्रोह मिलाया गया तो इसका नाम होगा द्रोह एरोसाल। द्रोह एरोसाल। जैसे ऊपर वाले में गैस में ठोस मिलाया गया था, गैस वाले को एरोसाल कहते हैं परिक्षेपण माध्यम को। जब ठोस मिलाएगा तो ठोस एरोसाल नाम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्रोह एरोसाल। इसमें एग्जाम्पल में बादल और कोहरा। बादल सभी ने देखा होगा, कोहरा देखा होगा। बादल है क्या चीज़ भाई? सभी को पता है, बादल में जो बादल होता है वो पानी ही है, जल ही है, वाष्पित जल है। यानी जो जल वाष्प के रूप में जो है ऊपर है वही वाष्पित जल है। यानी वहाँ पर जो है, लेकिन वो किस रूप में है? गैस के रूप में है। वहाँ पर गैस अवस्था में है जो जल हमारा, किस रूप में है? गैस अवस्था में है। और उसमें कुछ छोटे छोटे द्रव की बूंदें भी रहती हैं। ठीक है, यानी जल रहेगा उसमें। ठीक है, तो वो दोनों जो है कि क्या बन जाएंगे? बादल बना लेंगे। इसी प्रकार से कोहरा देखा होगा आपने। कोहरा एक गैस के रूप में होता है, गैस और उसमें द्रव होता है, कुछ द्रव यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें और बहुत सारे गैस रहते हैं उसमें। ठीक है, कोहरा में तो परिक्षेपण यानी गैस ज़्यादा होता है, तो यानी परिक्षेपण माध्यम गैस हो गया और द्रव कम मात्रा में रहता है, तो जो है परिक्षिप्त अवस्था क्या हो गई? द्रव हो गई। और जो निकाय बनेगा उसको हम लोग जो है द्रव एरोसाल। एग्जाम्पल में आएगा बादल और कोहरा। ठीक है, आप लोग सपोज करके देख लीजिए, जो बादल होता है उसमें गैस की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जो गैस है जलवाष्प है वो भी गैस ही है, और द्रव की मात्रा बहुत ही छोटी छोटी रहेंगी, बहुत ही कम रहेंगी। तो जो है बादल किसके अंतर्गत आएगा? हमारा द्रव एरोसाल के अंतर्गत आएगा। द्रव एरोसाल में हमारा परिक्षिप्त अवस्था द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है। ठीक है, तो ये हमने ठोस और द्रव के बारे में जान लिया। अब अगला जो है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगला जो है हम लोग लेते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। हम लोग ठोस ले चुके हैं, द्रव ले चुके हैं, अब लेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था गैस। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या लेंगे? गैस। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या लेंगे? गैस। गैस। अब गैस को भी क्रम से मिलाते जाएं, पहले ठोस में मिलाएं। पहला नंबर, गैस को हमने किस में मिलाया? ठोस में मिलाया। अब अगर गैस को हम लोग ठोस में मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ठोस साल। क्या बोलेंगे? ठोस साल, क्योंकि यहाँ पर हमारा परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो ठोस साल, और गैस को मिला रहे हैं इसमें तो ठोस साल बन जाएगा। इसमें एग्जाम्पल में फोम, कमर रबर, फोम रबर, और जो है फ्यूमिस पत्थर। फ्यूमिस पत्थर एक होता है, फ्यूमिस पत्थर। ठीक है, फोम आपने सभी ने देखा होगा, जो सोफ़ा वोफ़ा की गद्दियाँ बनती हैं वो गद्दों में जो फोम लगे होते हैं, फोम को आप ध्यान से देखिए, जो फोम है हमारा वो क्या है? ठोस है। फोम हमारा क्या है? ठोस है, लेकिन उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं छिद्रों में गैस भरी रहती है। तो उस ठोस की मात्रा ज़्यादा और गैसों की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई, यानी जिसकी मात्रा कम हो परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था हमारी गैस होगी और परिक्षेपण माध्यम हमारा ठोस हो गया, तो क्या बनाया? ठोस साल। उसको हम लोग बोलेंगे फोम।
इसी प्रकार से रबर होते हैं, रबर में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। एक होता है फ्यूमिस पत्थर, ऐसा पत्थर जिसके द्वारा जो है एड़ी साफ़ की जाती है, आता है, उसमें भी छोटे छोटे उस पत्थर में छिद्र रहते हैं, उसमें वायु भरे रहते हैं, ठीक है। और पत्थर हमारा ठोस भाग होता है, तो परिक्षेपण माध्यम हो गया ठोस और परिक्षेपणावस्था हो गई गैस, ठीक है। अगला जो है लेते हैं हम लोग, परिक्षेपण माध्यम को अब ठोस था, अब द्रव करते हैं। परिक्षेपण माध्यम को क्या करते हैं? द्रव, तो उसको बोलेंगे हम लोग फोम। इस प्रकार के कोलाइडी निकाय को क्या बोलेंगे हम लोग? फोम। फोम में क्या आ जाएगा? साबुन के झाग। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ये वाला हो गया साबुन के झाग, साबुन के झाग। और क्या हो जाएगा इसमें? साबुन के झाग में वायु का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला। साबुन का झाग सभी ने देखा होगा। साबुन के झाग में होता क्या है? द्रव की एक जो है क्या नाम है, द्रव रहता है। द्रव में छोटे छोटे जो है उसमें क्या नाम है, छिद्र पाए जाते हैं बुलबुले टाइप के, उसमें गैसें भरी रहती हैं। तो द्रव रहता है और गैस रहता है। द्रव लेकिन ज़्यादा रहता है, गैस कम रहता है, तो गैस हो गया परिक्षेपणावस्था और जो है परिक्षेपण माध्यम हो गया द्रव। इसी प्रकार से वायु, जल में वायु का बुलबुला देखा होगा, कभी कभी जल में वायु का बुलबुला बनता है, उसमें भी जल ज़्यादा और जो है वायु कम, ठीक है। यानी वायु क्या है? गैस है, तो गैस कम, तो गैस परिक्षेपणावस्था, और जल क्या है? प्रक्षेपण माध्यम, तो वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से साबुन के झाग और जल में वायु का बुलबुला जो है वो क्या है? वो भी एक प्रकार का जो है कोलाइडी निकाय है। इस प्रकार के निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? फोम बोलते हैं। इसमें परिक्षेपणावस्था क्या होती है? उसकी भौतिक अवस्था गैस, और जो प्रक्षेपण माध्यम है उसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? द्रव होती है। और बचा लास्ट, आप सबके मन में यही चीज़ आ रहा होगा कि लास्ट में क्या होगा? अभी तक गैस का ठोस के साथ बनाया था, फिर द्रव के साथ बनाया था, अब बनाएंगे हम गैस के साथ। किसके साथ बनाएंगे? गैस के साथ। लेकिन 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 गैस का गैस के साथ कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा। गैस का गैस के साथ कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा, क्योंकि गैस गैस का विलयन जो है समांगी विलयन माना जाता है, और समांगी विलयन यानी समांगी मिश्रण माना जाता है। गैस गैस का मिश्रण समांगी मिश्रण माना जाता है, और समांगी मिश्रण यानी होमोजिनस मिक्सचर वो केवल विलयन बनाते हैं, केवल विलयन बनाते हैं। और हमारा जो कोलाइड है वो हेट्रोजिनस मिक्सचर बनाता है, यानी विषमांगी मिश्रण बनाता है। पिछले वीडियो में आपको बताया था विषमांगी बनाता है। जो हमारा गैस गैस है वो समांगी मिश्रण बनाता है। समांगी मिश्रण जो है केवल विलयन बनाते हैं, और जो हमारा कोलाइडी निकाय है वो विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसलिए गैस गैस का जो है कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा, अर्थात इसकी स्टडी नहीं करने हैं हमें। परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और प्रक्षेपण माध्यम गैस लेकर नहीं स्टडी करनी है, कोई भी स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर एक सत्य विलयन बना लेंगे। और सत्य विलयन कहाँ कोलाइड हुआ? कोलाइड तो अलग चीज़ है भाई, सत्य अलग, विलयन अलग चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है आज परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था क्या है और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था क्या है, उन दोनों को मिलाकर किस प्रकार का कोलाइडी निकाय बना, उस कोलाइडी निकाय का नाम क्या हुआ और उसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, उन उदाहरणों के द्वारा हमने आपको समझाया कि जो है किस प्रकार का कोलाइडी निकाय बना और इसमें कौन कौन सी प्रक्षेपण अवस्था है और कौन कौन सी प्रक्षेपण माध्यम है। एक बार फिर से बता रहे हैं, प्रक्षेपण माध्यम मतलब प्रक्षिप्त प्रावस्था मतलब विलय, और प्रक्षेपण माध्यम मतलब जो है विलायक मानकर आप जब भी जो है आप किसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। जिसकी मात्रा ज़्यादा वो प्रक्षेपण माध्यम और जिसकी मात्रा कम वो प्रक्षिप्त प्रावस्था, तब जाकर आपको ये क्लियर होगा। तो इस तरह से आज की टॉपिक में हमने वर्गीकरण किया किसके आधार पर? प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर किया। अगली वीडियो में कोलाइडी निकाय का फिर से वर्गीकरण हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी वर्गीकरण पूरा नहीं हुआ है, बहुत लंबा टॉपिक है वर्गीकरण। उसमें जो वर्गीकरण करेंगे वो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बंधुत्व के आधार पर, यानी जुड़ने के आधार पर एक दूसरे के प्रति कैसा आकर्षण होता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था का और प्रक्षेपण माध्यम का एक दूसरे के प्रति आकर्षण कैसा होता है, बंधुता कैसी होती है,
उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। और उस वर्गीकरण में हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में उठाकर देख लीजिए अनसॉल्व, ठीक है। बहुत ही बार क्वेश्चन आया है, इससे कई बार आया है, लगभग हर साल हम कह सकते हैं क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। और इसके अलावा ये भविष्य में आपको अगर नीट वगैरह की परीक्षा देनी है तो उसमें भी इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं इस वाले टॉपिक से। तो इसको जो है ध्यान से देख लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जो है आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।